इंडिया अकादमी और मालवा रंगमंच समिति की ओर से हर समय अलग अलग विषयों पर हम कार्यक्रम करते हैं, परिचर्चा करते हैं और सभी वक्ता अपनी अपनी बात रखते हैं। आज भी विश्व मातृभाषा दिवस है और उस पर ये परिचर्चा है, तो हमारे वक्ता अलग अलग भाषाओं पर अपनी अपनी मातृभाषा पर बात करेंगे। उसके पहले आवाज के जादूगर अमीन सहानी साहब आज हमारे बीच नहीं रहे, तो हम उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। तो 2 मिनट का मौन, उसके बाद शर्मा जी कुछ बताएंगे। आज सुबह से ही अमीन साहब के बारे में, उनकी यादों, उनकी स्मृतियों के बारे में पूरे देश और विदेश में चर्चा है और लोग भुला नहीं पा रहे हैं उनकी आवाज को। रेडियो की याद ताजा हो गई, तो मैं सुरेश शर्मा जी से कहूँगा कि आप कुछ उनके बारे में बताएं, क्योंकि आपने उनके साथ काम किया है। जी नमस्कार। आज सुबह सुबह ही खबर मिली कि अमीन साहब नहीं रहे, अमीन सहानी साहब, और बड़ा एक तरह से झटका लगा, क्योंकि अभी लगभग 2 हफ्ते पहले मुझसे बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि कभी मिलने आओ, मैं तो बिस्तर से व्हील चेयर पर हूँ और नहीं चल पाता हूँ वगैरह वगैरह। मैंने कहा कि ज़रूर आऊँगा, लेकिन अब ये वादा पूरा नहीं कर पाऊँगा। तो असल में अमीन साहब के साथ ये है कि उनके साथ मैंने 91 साल के थे, वो 32 में पैदा हुए थे, 1932 में पैदा हुए थे, और उनका जो परिवार था वो कोई इस तरह का, उनकी माँ जो थी वो गांधी जी के आश्रम में थी, और आश्रम में थी और वो गांधी जी ने उनको कहा था कि तुम उर्दू भी जानती हो, हिंदी भी। अमीन सहानी साहब तो भाषा का जो संस्कार है और मातृभाषा का संस्कार उनकी माँ ने ही दिया, और इस तरह से वो अनाउंसमेंट की दुनिया में बहुत नाम कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि तुम भी आ जाओ। तो ये भी सन 46 से लेकर और 52 तक अंग्रेजी में करते रहे। 52 में रेडियो सिलोन और ये सब की स्थापना हुई, शुरू करो, तो इन्होंने शुरू किया कि 1952 में बिनाका गीत माला। याद होगा कि हम लोग अपने गांव में जब थे तो एक हमारे यहाँ रामनंदन सिंह थे, वो मेरे घर में रेडियो था, उनके पास नहीं था, मेरे पास कैसे मतलब पिता शौकीन ले आए थे। तो बिनाका गीत माला सुनने और हर बुधवार को 8 बजे आते थे और वो सारा नोट करते थे कि पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है। हमने कहा कि भाई साहब आप ये नोट क्यों करते हैं? कहा कि इसलिए कि अमीन सहानी कहीं लास्ट में जो टॉप गीत होता है उसमें गड़बड़ न करते क्योंकि ये आदमी बहुत तेज लगता है, ये इसलिए मैं इसको नोट करता हूँ कि अंत में जो सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला गाना है वो इसमें गड़बड़ तो न करता है ये। तो ये रामनंदन सिंह थे, तो उस समय से अमीन सहानी की आवाज एकदम से वो इतनी परिचित आवाज है कि जैसे आवाज ही व्यक्तित्व हो। व्यक्ति को आप याद नहीं करते, उनकी अमीन सहानी कोई कहता है तो उनकी आवाज आपके कानों में गूंजती है, बहनों और भाइयों वगैरह। तो इस तरह से उनका एक ये था। संयोग से जब मैं दिल्ली आया, फिर मुंबई आया, तो बहादुर शाह जफर पर मैं डॉक्यूमेंट्री कर रहा था, तो उस समय तो उनको शायद समय नहीं था। तो खयाम पर जब मैं डॉक्यूमेंट्री कर रहा था तो मैं गया उनके पास, मैंने कहा कि इसकी और कोई नहीं कर सकता, आप एंकरिंग कर दीजिए, अपनी वॉइस से आप उनकी जिंदगी बताइए, फिर हम अपना इस्तेमाल करेंगे उसका जगह जगह। तो काला घोड़ा के सामने उनका ऑफिस है, वो जो है फर्स्ट फ्लोर पर उनका ऑफिस था, उसमें उन्होंने बुलाया था। तो उन्होंने कहा कि एक ही शर्त है, आप पत्रकार हैं, एक काम मेरा कर दीजिए, तो उसके एवज में मैं आपका ये काम कर दूंगा।
मैंने कहा कि बहुत अच्छा, आप बताइए क्या काम मैं करूँ आपके लिए। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे पता लगा के बताइए कि बिनाका गीतमाला जो है वो 52 में किस तारीख को शुरू हुआ। मैंने कहा कि इसमें कौन बड़ी बात है, मैं कर दूंगा ना। तो उसके बाद मैंने वहां तो कह दिया, लेकिन मुझे बहुत दिक्कत हुई, कहाँ मैं भटकता रहा, जो भी हुआ। उसके बाद मुझे वहां पर हमारे यहाँ बिहार में पटना में एक सज्जन है जिनकी उम्र उस समय लगभग 95 थी। तो उनके बारे में मैंने पता लगाया कि वो बिनाका गीतमाला सुनते थे। उनके पास गया, उन्होंने कहा कि 8 दिसंबर 52 को शुरू हुआ है, देखो मेरी कॉपी में लिखा है। तो उसका मैंने वो कॉपी वाला था क्या? वो कॉपी वाले तो चले गए, ये भी अब चले गए। तो फिर भेजा तो बड़े खुश हुए। हाँ, फिर वो उन्होंने मुझे बुलाया, फिर एक किताब माला का की पूरी कहानी लिखी है, वो किताब है मेरे मुल्क, वो कभी हम लोग देखेंगे करेंगे। तो इस तरह से उनका ये था, उन्होंने बहुत मदद की। खयाम साहब की पूरी जिंदगी उन्होंने अपने ढंग से कही और उसको आप लोगों ने इस्तेमाल किया अपने उससे। कभी हम लोग खयाम पर फिल्म देखेंगे तो उनका वह जो एंकरिंग है उसका जो तरीका है वो देखेंगे जी। तो आज हम उनको याद कर रहे हैं। उनको मैंने कहा था कि डॉक्यूमेंट्री आप पर करेंगे, कहेंगे कि जरा मैं व्हील चेयर से ऊपर आ जाऊँ फिर करना। तो ये कहानी है उनकी, ये उनकी याद है। ये यूनेस्को ने शुरू किया था विश्व मातृभाषा दिवस। जैसे कि कई देश में भाषाओं को लेकर आंदोलन हुए हैं और भाषा की उपलब्धि, भाषा का विकास हुआ है, क्योंकि कई जो लोग एक गांव में कभी प्राकृतिक ऐसे कई कारण हो सकते हैं कि वो उस शहर से या उस गांव से कहीं और चला जाता है, लेकिन वो साथ ही साथ अपनी भाषा को भी लेकर जाता है, भाषा नहीं छोड़ती। तो उसकी जो पहचान होती है, वो इतिहास जो मनुष्य का है, वो धर्म या राष्ट्रीयता को नहीं आधार पर होता है, वो उसकी भाषाई या क्षेत्रीयता के आधार पर पहचाना जाता है। विश्व हिंदी अकादमी और मालवा रंगमंच समिति ने भी, जैसे कि हर देश में कई भाषाएं होती हैं और एक प्रमुख भाषा होती है, और उसी प्रमुख भाषा के आधार पर विश्व भाषा के रूप में उसको जाना जाता है। भारत में भी कई भाषाएं, लेकिन 22 भाषाएं संविधान की मान्यता प्राप्त हैं। उनके 22 विद्वानों को भी हमने उज्जैन इंदौर में आमंत्रित किया था और उन्हें सम्मानित किया था। आइए सर, तो अब इस विषय पर विषय प्रवर्तन सुरेश शर्मा जी करेंगे। धन्यवाद किशोर जी। ये जो विश्व मातृभाषा दिवस है उसकी एक कहानी है। कहानी ये है कि ये एक लंबे संघर्ष के बाद ये निर्णय हुआ था। 1952 में बांग्लादेश में अपनी भाषा के लिए काफी संघर्ष कर रहे थे बांग्लादेशी कि बंगला को हमारे यहाँ बोलने की भाषा बनाई जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर उर्दू और इस सब का बहुत ज्यादा वो किया गया था और बांग्ला भाषा को हटा दिया गया था। यहाँ तक कि वहाँ के जो दैनिक अखबार थे वो भी बंद कर दिए गए थे। तो बड़ा संघर्ष चल रहा था और 52 में वो संघर्ष इतना बढ़ा कि लगभग उसमें 30 लोग मारे गए। उसके बाद वो संघर्ष चला कि हमारी जो मातृभाषा है, हम ये नहीं कहते कि आप जो भाषा बनाना चाहते हैं राष्ट्रभाषा वो आप बनाइए, या संपर्क भाषा बनाना चाहते हो बनाइए, लेकिन हमारी भाषा की जो चीजें हैं उसको बंद न करिए, उसको होने दीजिए, और जो अपनी मातृभाषा में बोलना चाहता है, काम करना चाहता है, उसको करने दीजिए। तो वो सुनवाई होती नहीं रही, क्योंकि वहाँ का शासन ऐसा था उस जमाने में, होता चला गया। ये संघर्ष लगातार 52 के बाद चलते चलते 97 में एक निष्कर्ष पर आया। बांग्लादेश का युद्ध भी हो चुका था, उसके बाद भी उनको कठिनाई हो रही थी, लेकिन बांग्लादेश युद्ध के बाद बांग्लादेश जब आजाद हुआ तो उसके बाद बांग्ला को महत्व मिल गया था, लेकिन उसको वो पूरी गरिमा उस तरह से कॉन्शियस नहीं मिल रहा था। तो यूनेस्को ने ये 99 में जब बांग्लादेश की तरह ही और दूसरे देशों में अपनी भाषा को लेकर मांग होने लगी, तो इन्होंने कहा कि दुनिया भर में जागृति पैदा करने के लिए हर आदमी की मातृभाषा की रक्षा की जाए, यानी उसको कोई राजनीतिक रूप नहीं दिया जाए, बल्कि उसकी जो मातृभाषा है वो सुरक्षित रहे, क्योंकि उसमें उसकी संस्कृति, उसकी संवेदना दोनों सुरक्षित रहे। आप किसी की भाषा छीन लेंगे तो उसकी संस्कृति भी छीन जाती है, उसकी संवेदना भी छीन जाती है।
तो इसलिए उन्होंने 1999 में ये तय किया कि यूनेस्को ने कि हम जल्दी ही घोषित करेंगे और क्षेत्रीय भाषा जो है उसका एक दिवस घोषित करेंगे। तो सन 2000 में फरवरी के इस 21 तारीख का दिन उन्होंने घोषित किया और सारी दुनिया में इसके लिए एक दिवस घोषित किया है। तो उसी सिलसिले में आज का हमारा यह कार्यक्रम है और हम असल में अभी क्षेत्रीय भाषा के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है अभी सोचने का, जो हम सब लोगों को इसको उठाना चाहिए, वो ये है कि हर राज्य में अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाएं हैं। उदाहरण के लिए ये पूरे देश में अगर देखेंगे लगभग 10-10 कोस पर किलोमीटर पर भाषा का रूप बदलता है, तो लगभग 9000 बोलियां हैं अपने देश में। तो बोलियां तो है लेकिन मेजर ऐसे हमारे पास 150 बोलियां हैं। उनका साहित्य, उनका बोलने वाला वो सब उपेक्षित है, वो समाप्त होता जा रहा है, वो खत्म हो रहा है। उसमें जो संवेदना है, उसमें जो कथन है, कथ्य है, वो खत्म होता जा रहा है। तो उसको बचाने के लिए क्या किया जा सकता है, यह एक न्यूज का विषय है हमारे लिए कि हम किन भाषाओं की हमारा वो हो जाता है, हम वहाँ से चले आते हैं गांव छोड़ करके शहर में, शहर की भाषा यहाँ का सारा, तो हमारे साथ तो हमारी भाषा आ गई, हमारे अच्छा नई भाषा बन जाती है और हम हमारी सारी जो पिछली भाषा है हम उसको भूल जाते हैं। वहाँ जो बचे हुए हैं वो खेती बाड़ी उसके लिए बचे हुए हैं, तो उनकी भाषा को की रक्षा कौन करेगा? तो इसलिए ज़रूरी ये है कि बहुत सारी चीज़ों की रक्षा की तरह जो है हम संस्कृति की रक्षा की बात करते हैं और चीज़ों की रक्षा की बात करते हैं, जो लोक भाषा है उसकी रक्षा की बात की जानी चाहिए। अब ये बिहार में भोजपुरी, बज्जिका, मैथिली, मगही, अंगिका, ये इतनी और 2 भाषाएं, इतनी भाषाएं हैं। और आप भोजपुरी कैसे आई? भोजपुरी आप उज्जैन से जुड़ी हुई है। भोजपुरी की कहानी, उज्जैन के राजा भोज थे जो 7वीं शताब्दी में भोजपुर इलाके जिसको कहते हैं वहाँ आए और वहाँ अपने साथ 6000 लोगों को लेके आए और वहाँ की बोली और उज्जैन से जो आए थे वो बोली मिलाकर 7वीं शताब्दी में से लेकर के 10वीं शताब्दी तक भोजपुरी का निर्माण हो गया। और वो राजा भोज का वो इलाका था, तो वो भोजपुरी का इस तरह से हुआ। बिहार में वो आपको सासाराम, बक्सर, इन सब इलाकों में भोजपुरी बोली जाती है। उसी तरह मैथिली का इतिहास, पहली बार मैथिली की जो चर्चा है वो अमीर खुसरो करते हैं। मैथिली नहीं बोला है उन्होंने कहा कि ये 13वीं शताब्दी के आरंभिक हिस्सों में खुसरो थे। 1325 में उनकी डेथ हुई है। तो खुसरो ने कहा कि पूरब में एक बोली है जो बड़ी मधुर है, बस इतना ही कहा है। 1350 के बाद विद्यापति आते हैं अपने साहित्य लेकर, और वही जो मधुर जिसको कहा था अमीर खुसरो ने, वो मैथिली है। और मैथिली में उनका पूरा जो पदावली है, आज भी देखिए क्या स्टैंडर्ड, उतनी भाषा का विकास हो चुका था मैथिली का। वो फिर आते और आज नागार्जुन ने भी मैथिली में पत्रहीन नगरकाश उनका संग्रह है, अकादमी पुरस्कार भी मिला है उनको। तो इस तरह से एक पूरा है, उसको हम पूरे के पूरे को कैसे छोड़ दे सकते हैं? वो हमारी पूरी की पूरा इतिहास है हमारा। उसी तरह भोजपुरी में है। उसी तरह बज्जिका जो है वो मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, ये सब सारी जिलों में 1.5 करोड़ लोग बज्जिका बोलते हैं, उनकी भाषा है। तो अब अलग अलग है। अब बज्जिका में जितने सारे लोग जो बोल रहे हैं उनके लोग भी बाहर जा रहे हैं। वो सारा वहाँ पर हम इस बार गए थे, बज्जिका क्षेत्र में जाना हुआ था मुजफ्फरपुर। तो लोगों ने कहा कि यहाँ पर ये हम लोगों की बज्जिका संघ था, वो हटा दिया गया है। वहाँ से कहा गया कि गांव में जाके इसको बनाओ, शहर में इसका दफ्तर नहीं रहेगा। तो इस तरह से बज्जिका, उसी तरह जो मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, मगही जो आपके पटना के आसपास मगध की भाषा है, वहाँ की भाषा है।
तो मगध की भाषा है। और बुद्ध ने वहाँ जब वो इलाका था तो दो तरह के मत हैं कि बुद्ध मूलतः उसी इलाके के थे, वैशाली और वो मुजफ्फरपुर, तो बज्जिका में वो बोलते थे, और जिसको कि पाली और उस समय किया गया उस समय, तो बज्जिका में वो आप ज्यादा ठीक से बताएंगे कि कैसे है, तो वो किया। तो इस तरह से बुद्ध की जो भाषा है उसकी रक्षा होनी चाहिए। वो बज्जिका है और वो अंगिका मगही है। उसी तरह अंग देश की भाषा थी अंगिका, वो बिहार में, ये बेगूसराय। आप देखेंगे टोन भी अलग है। अंग देश के लोग बड़े वो थे, संघर्षकारी थे। भाषा का असर कितना होता है। हमारे परिवार के एक व्यक्ति की शादी हुई है अंगिका, मतलब बेगूसराय में, तो दुल्हन जो आई है तो वो इधर की जो दुल्हन है वो बहुत ही शांत स्वभाव की है, वो बहुत संघर्षकारी है। कोई भी बात अगर कहिए तो एकदम बिगड़ जाती है कि नहीं अपना हक है मैं लेके रहूंगा। तो इधर सीतामढ़ी की जो मिथिला की है वो कहती है कि ऐसे काहे बोलती है, थोड़ा सा नरम बोलिए ना, ताकि नरम हमको रोटी है कि नरम हो गया। गाय नहीं हो। ये जो बेगूसराय के अंग देश का जो संस्कार है, तो ये आपके बोली का भी असर है। हमें इसकी रक्षा करनी है। वो उनकी जो आई है बहू होकर हमारे घर में, उनकी शक्ति की रक्षा करनी है। उनका जो वो है वो स्वाभिमान, उसकी रक्षा करनी है। उनको मुलायम नहीं हो रहा है कि वो कमरा मांग रहे हैं तो उनको वो कमरा हम दे दें। क्या अगर उनका जो हिस्सा होगा वो मिलेगा, अगर वो उनको चाहिए तो कुछ दिन के लिए तो ठीक है, रह ले कुछ दिन के लिए। तो इस तरह से बिहार की जो भाषाएं हैं उसमें अभी करने की जरूरत क्या है। जो सभी लोग जहाँ जहाँ के हैं वहाँ की जो लोक भाषा है, वहाँ के लोक गीतों का संग्रह किया जाए। सबसे पहले जो जहाँ है वहाँ के लोक गीतों का संग्रह करिए। वो खत्म हो रहा है। हमारी माँ तक वो चलता था। उनका एक गीत की किताब है, वो हमने गीत की कॉपी वो हमने रखी हुई है। उसमें कम से कम 200 गीत है बज्जिका के। अब वो चूंकि मेरे पास कॉपी है इसलिए वो सुरक्षित है, लेकिन जो मगधी में गीत होगा, जो भोजपुरी में है, तो आज जो लिखा जा रहा है फिल्म में वो तो सुरक्षित है, लेकिन पिछले 1000 साल से जो लिखा जा रहा है वो कहाँ है? वो कहीं है तो उसकी सुरक्षित होनी चाहिए। वो हमारी परंपरा है, हमारा संस्कार। तो ये 3-4 चीजें, एक तो उनके लोकगीत सुरक्षित की जानी चाहिए। मातृभाषा दिवस पर हम लोगों को सोचना चाहिए कि कैसे करें, और सरकार से भी मांग है कि वो उसको करे। दूसरा, प्रत्येक जो लोक भाषा है उसका शब्दकोश बनना चाहिए। यानी उन्होंने कहा जब हम कहते हैं तो भोजपुरी में है कहलस, बज्जिका में है कहलक, मैथिली में है कहलथिन। तो ये जो है, आपके पास अगर शब्दकोश होगा तो आप इसको अगली पीढ़ी के लिए, अपना जीवन कितना बचा हुआ है, जितना बचा हुआ है उसमें अगली पीढ़ी को तो चाहिए ना। और ये अगली पीढ़ी इसलिए कह रहा हूं कि इस बार का जो विश्व भाषा दिवस जो मनाया जा रहा है उसका थीम यही है। थीम एक रखा है इस बार यूनेस्को ने। थीम यही है कि हम अपनी पीढ़ी की चीजें अगली पीढ़ी को क्या सौंप रहे हैं, ये इस साल हम तय करें कि हम अगली पीढ़ी को जाते जाते, अगर मेरा जीवन 10 साल है तो 118 महीना है, और 118 महीने में अगर मैं 12 घंटा सो जाऊंगा तो उससे भी कम हो गया। तो अब जो बचा हुआ शेष जीवन है अगर मैं लगाता हूं इसमें, तो अगली पीढ़ी को मैं जो दे सकता हूं अपनी लोक भाषा का, उसका शब्दकोश के शब्द इकट्ठे कर दे सकता हूं। जो वो हमारा बेटा नहीं बोल सकता है, वो यहाँ की भाषा सीख गया है। मैं जो मराठी अपनी भाषा है वो बहुत सुंदर भाषा है। वो कहता है कि धीरे धीरे पहनिए ना पापा जूता, अब घई क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा कि यार मैं क्या है, सॉरी, वो सीख गया है घई।
तो ये जो हमने आया, तो इस तरह से हम अगली पीढ़ी को वो भी देंगे, लोकगीत जो इकट्ठा है, जो शब्द भी देंगे, और इस तरह से और लोगों को बोलना है, और लोग बताएंगे क्या कर सकते हैं, कैसे। देखिए, ऐसा कहा भी जाता है और सच भी है कि मनुष्य अपनी भावनाएं मातृभाषा में व्यक्त करता है तो बहुत ही असरदार और प्रभावशाली होता है। इसलिए यूनेस्को ने जो लुप्त होती हुई भाषा है वो लुप्त ना हो, इसलिए ये विश्व मातृभाषा दिवस मनाने का उसका उद्देश्य ये है। सर नमस्कार। जल्दी तो किसी को निकलना नहीं है, अगर बताएं तो उनको, आपको टाइम है? दयानंद जी टाइम है? ठीक है। चलिए, टाइम्स ऑफ इंडिया के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद वजूद्दीन और साहित्यकार भी हैं, वक्ता भी बहुत अच्छे हैं, देश विदेश में उनके फेस्टिवल्स में वक्तव्य होते हैं और मुंबई में भी यहाँ यूनिवर्सिटी वगैरह में बुलाए जाते हैं, सुने जाते हैं, युवाओं में बिल्कुल आइकॉन है मोहम्मद वजूद्दीन। आइए। दोस्तों, सबसे पहले मैं केशव जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि इन्होंने याद दिलाया। ये तो हमें आज की ज़िंदगी में पता भी नहीं था, कि पता तो था पहले, लेकिन ये याद है कि इस तारीख को जो है विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, इसमें होना चाहिए और इसमें आना चाहिए। तो सबसे पहले इनको, इसके बाद जैसा कि फैज़ ने कहा था कि गुलों में रंग बड़े बादे नो बहार चलो, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। गुलों में रंग है, बादे नो बहार चले, चले भी आओ गुलशन कारोबार चले। तो गुलशन कारोबार की शुरुआत जो है शर्मा जी ने कर दी। और मैं चूँकि उर्दू मेरी मातृभाषा है, जिसको मदर टंग है, माँ की जुबान से ही बना मदर टंग, तो उसके ताल्लुक से थोड़ी सी बात करूँगा। जो थोड़ा बहुत मैंने इल्म हासिल करने की कोशिश की है। जाहिर सी बात है, कोई अपने आप में कंप्लीट जो है, जो कह नहीं सकता है खास करके भाषाओं के बारे में, कि इतना बड़ा समुंदर है कि वो सब कुछ जानता हो, तो ये बड़ा मुश्किल है। और अब जैसा कि आप जानते हैं कि उर्दू हमारे देश की बड़ी प्यारी मीठी भाषा है, क्योंकि हम लोग ये बॉलीवुड कह लीजिए, सिनेमा कह लीजिए, साहित्य कह लीजिए, उसके बीच में सेंटर में है, एक सेंटर में है। तो यहाँ जो रोल अदा किया है बॉलीवुड में, फिल्मों में, उर्दू ने, इससे हम सब वाकिफ हैं। उर्दू के बारे में कई तरह की धारणाएं हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। कुछ लोगों का कहना है कि ये फौज के बीच की भाषा थी, कुछ लोग कहना है कि बाजार में जरूरत पड़ी मुगलों, और जो उनका बैकग्राउंड टर्किश था, जाहिर सी बात है। फिर उसके बाद जो उनकी एक जुबान चाहिए थी। लेकिन सच बात यह है कि ये हिंदुस्तान की जो गंगा जमुनी तहजीब है उससे उभरी हुई भाषा है। और इसमें आपको हिंदी के शब्द, फारसी के शब्द, अरबी के शब्द और यहाँ जो लोकल भाषा है उनके शब्द मिला करके एक ऐसी जुबान तैयार हुई जिसने हमारी संस्कृति को और हमारे लिटरेचर को बहुत कुछ दिया है। अभी मैं कह रहा था कि इस साल जो है मीर तकी मीर का 300 साला जश्न मनाया जा रहा है। यानी 1723 में उनका जन्म जो है अकबराबाद, इसको आगरा को कहा जाता था उस जमाने में, वहाँ हुआ। वो शख्स जो है दिल्ली आता है, दिल्ली में शाहजहानाबाद जो ओल्ड दिल्ली का एरिया है वहाँ रहे, वहाँ कई जगह रहे, बहुत सारी मुसीबतों से गुजरे। उनके बारे में ये है कि जब हालत इतनी खराब हो गई और जो पैटर्न्स है उनके, कुछ नवाब, कुछ लोग थे, जब वो लोग भी साथ छोड़ गए तो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठ के वो शेर सुनाते थे। और सपोज कीजिए कि आपको अपनी दुकान के लिए शेर लेना है तो उसी वक्त फिल्मबदी जिसको बोलते हैं, बैठा बैठा इतना बड़ा जीनियस था, वो शेर देता था। आप बहुत खुश हुए, आपने कहा कि मेरे लिए एक शेर बनाइए, उसी वक्त वो तैयार कर देते थे। फिर जो 2 रुपया 1 रुपये जमाने में बहुत हो गया, 4 आना देते होंगे मुश्किल से, उससे काम चलता था। फिर वो 1739 में नादिर शाह का हमला होता है दिल्ली पर। मैं इसलिए बताता हूँ कि इससे अपने को लैंग्वेज हिस्ट्री मालूम होती है कि लैंग्वेज कैसे ट्रेवल करती है, या लैंग्वेज का जो कहने वाला है, जो बड़ा शायर है, कवि है, वो कैसे गुजरता है वक्त से, हालात से। 1739 का हमला होता है नादिर शाह का और पूरी दिल्ली बर्बाद हो जाती है। यानी चंद दिनों के अंदर कम से कम 30,000 लोग को कत्लेआम होता है।
उसके बाद उनकी दौलत जो है वो लूट के मुगलों की जो कुछ बची कुची है वो जब ले जाते हैं तो कई हाथियों पे, ऊंट पे, गधों पे सवार होकर के जाता है। अपना वो चाहे कोहिनूर हीरा हो, चाहे तख्त ताऊस हो, ये सारी चीज हमारे संपत्ति हमारे मुल्क की चली जाती है, नादिरशाही राज ले जाता है। फिर वहां से कोहिनूर टहलते टहलते जो इंग्लैंड की महारानी है उनके ताज में पहुंच जाता है, आज भी वहाँ रखा हुआ है। तो उसके बाद ये लखनऊ जाते हैं, लखनऊ में रहे, लेकिन लखनऊ में रहने के बावजूद आसिफुद्दौला ने उनको बुलाया, वो नवाब थे, लेकिन उनको बार बार दिल्ली की याद आती थी, क्योंकि दिल्ली जो शहर था उस जमाने में जो उन्होंने देखा था, जिस अंदाज में वहाँ की कल्चरल लाइफ थी, जो सोशल लाइफ थी, वो उनको मिस करते थे। तो खैर इस तरह की इनकी कहानी है। लेकिन उर्दू का सफर जो है जो ऐसे शुरू हुआ, फिर 1830 के आसपास जो है फारसी जो ऑफिशियल लैंग्वेज से खत्म हो गई, कर दिया गया, और उसके बाद जो है उर्दू का चलचलाव बढ़ता गया, क्योंकि वो मुगलों के यहाँ दरबारों में भी उर्दू का इस्तेमाल होता था। फिर वो चलता रहा, और बड़े बड़े उस जमाने में सच बात तो यह है कि जब ये सबसे बड़ा जो उर्दू के साथ जो ट्रेजेडी हुई वो 1947 की ट्रेजेडी है। अगर किसी ने भुगता सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो उर्दू जुबान का हुआ। 1947 में जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान ने इसको ऑफिशियल लैंग्वेज, अपना नेशनल लैंग्वेज बनाया। उससे ये हुआ कि एक तबका जो हमारे मुल्क का था उसने ये महसूस किया, चूंकि ये पार्टीशन बन गया तो पार्टीशन की जुबान बना दिया। हालांकि ऐसी बात नहीं थी। उर्दू बोलने वाले वो यूपी के कुछ लोग थे, एक तबका था जो वहां चले गए, और उनका चूंकि वर्चस्व था, उन्होंने जबरदस्ती कह लिए, जैसे भी कह लीजिए, जो बात अभी केशव जी कह रहे थे या शर्मा जी ने कहा कि बाद में लैंग्वेज के ऊपर जो बांग्लादेश का बंटवारा हुआ है, वो उसकी वजह ही मेन लैंग्वेज है कि आपने उनके ऊपर उर्दू थोप दी एक बड़े हिस्से पर, जो जिनकी जुबान नहीं थी, उनकी मातृभाषा बंगाली थी, बंगाली कल्चर को वो पसंद करते थे, वो नेचुरल था। आपने वो जुबान जो कि वहाँ के लोगों की भी नहीं है, वो एक हिस्से की थी जो यूपी से गए थे, चंद लोग थे, उनकी जुबान है, क्योंकि पंजाब की जुबान पंजाबी है, सिंध की जुबान सिंधी है, बलूचिस्तान की जुबान बलूची है। आपने वो जब किया जबरदस्ती उसके साथ, उसका नुकसान जो यहाँ खमियाजा भुगतना पड़ा कि हमारे एक बड़ा तबका हिंदू भाइयों ने जो उर्दू से गले लगाए हुए थे पंजाब में और दूसरे जिलों में, उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया। अब अगर आप मिलेंगे पुराने लोगों से तो वो कहेंगे, जावेद साहब परसों बोले दिल्ली में गोष्ठी में ऐसे ही, कि जो पहले मिलते थे लोग कहते कि हमारे वालिद साहब उर्दू जानते थे, अब मिलते हैं तो कहते मेरे दादाजी उर्दू जानते थे। यानी कि ये गैप हुआ है। ये धीरे धीरे हमने क्या किया कि उर्दू से किनारा कश किया। उसका नुकसान ये हुआ कि उर्दू मुसलमानों के बीच में आके रह गई, और मुसलमानों से भी अब कट करके मदरसों में चली गई। मदरसा का जो काम है, जो मदरसा का मैंडेट है, वो उर्दू लिटरेचर पढ़ना नहीं है। वो गालिब को, मीर को, चकबस्त को या फिराक को, फराज को, इनको फैज को नहीं पढ़ाएंगे, वो तो धार्मिक चीजें पढ़ाएंगे। तो सिर्फ ये हो रहा है कि वहाँ उर्दू वो सीख लेते हैं ताकि धार्मिक किताबें पढ़ें और उसमें बोले, उसमें लिखें। लेकिन हमारा जो रिच लिटरेचर है उर्दू का, अगर आपको मंटू को पढ़ना, मंटू को वाकई इंजॉय करना है, तो ओरिजिनल लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। जैसे हिंदी की चीज, अगर हिंदी राइटर को हिंदी में पढ़ेंगे तो मजा आएगा। ट्रांसलेशन ठीक है, ट्रांसलेशन एक सहूलत है कि जिनको नहीं आती है, बहुत सारी चीज जो हम नहीं जानते वो ट्रांसलेशन में पढ़ लेते हैं। और बहुत हद तक जो जैसे रेख्ता फेस्टिवल होता है हर साल दिसंबर में, दिल्ली में आप जाके देखिए, वहाँ नाम है उर्दू का फेस्टिवल, लेकिन 90% हिंदू बच्चियां वहाँ अटेंड करते हैं। यहाँ तक कि इस बार उन्होंने टिकट कर दिया था, तब भी ये स्टेडियम में जगह, दिल रखने की जगह नहीं है। हजारों लोग, पूरा एक हफ्ता चलता है, और वो आते हैं, वो सुनते हैं, इतनी मोहब्बत है। वो किताबें हिंदी में पढ़ते हैं, देवनागरी में पढ़ते हैं, क्योंकि अवेलेबल नहीं है या उनको नहीं आती उर्दू, उन्होंने सीखी नहीं है। लेकिन ये अगर इसको, इस लैंग्वेज को अगर, जैसे कहा गया है कि जो बच्चा है, बच्चा अगर मातृभाषा में चीजें पढ़ता है, सीखता है, तो हम लोगों ने पढ़ी, खुशकिस्मती थी हमारी, कम गांव में पैदा हुए, शर्मा जी गांव में पैदा हुए, केशव जी आप में से बहुत सारे लोग जो शहर में नहीं पैदा हुए, तो हम लोग के पास जो लैंग्वेज इमीडिएट थी उसी में हमने पढ़ी। हमने, हमारे लिए हिंदी उर्दू आम बात थी, वही उसी को पढ़ा। अंग्रेजी तो थर्ड भाषा थी जो बाद में आके हमने शहरों में सीखा या हमने कॉलेज में जाके असल में पढ़ाई की। तो रियल पढ़ाई तो वहाँ हुई नहीं। तो उससे क्या हुआ कि हमारा जो कमांड है लैंग्वेज में वो मजबूत हो गया।
और जब हमने मातृभाषा पर कमांड हासिल कर लिया तो दुनिया की कोई भी भाषा सामने आ जाए, अंग्रेजी आ जाए, हमने अंग्रेजी सीखी। हम तो मैट्रिक तक जो है अंग्रेजी में बोलते थे, थोड़ा बहुत पढ़ना आता था, हमने कॉलेज में आके सीखी। लेकिन वो कमांड उसको आसानी से होती है, वो बच्चा जो है वो जल्दी पकड़ता है। इसलिए हम लोग को चाहिए कि अपने बच्चों को मल्टीपल लैंग्वेज सिखाएं। जैसे मेरी बेटी 11th में गई तो उसने कहा कि डैडी हमको फ्रेंच सीखना है। मैंने कहा बहुत अच्छा, हालांकि फ्रेंच जाहिर सी बात हम लोगों से क्या लेना देना फ्रेंच का, लेकिन उसके दिल में बात आई हमको फ्रेंच सीखना है। मैंने कहा अच्छी बात है, ले लो एडमिशन। और उसने टॉप किया। अब वो बताइए, हिंदी अंग्रेजी की बच्ची मराठी जानती है, उसने फ्रेंच में टॉप किया अपने क्लास में। तो ये होता है कि लैंग्वेज जितना जानेंगे वो जो है बच्चे की कैपेसिटी और बढ़ जाती है। इसलिए लैंग्वेज कोई बुरी बात नहीं है, चाहे दुनिया की कोई लैंग्वेज पसंद आती हो, और अपनी मातृभाषा पहले सीखना जरूरी है। वो बच्चों को सिखाना, उसमें बोलना चलना सिखाना जरूरी है, उसमें लिखना भी बताया, ताकि वो कम से कम उससे अज्ञात नहीं रहे बिल्कुल, और वो बहुत चल के फायदा करता है। वो जो नहीं कि इंजीनियर बन गया तो उसको लैंग्वेज जरूरत है ही, लैंग्वेज से कट के कोई जी नहीं सकता है। और जो मातृभाषा है, जो मदर टंग है, उस पर इम्फेसिस इसलिए दिया जाता है कि वो बच्चे, शायद साइकोलॉजी बताती है कि वो जो बच्चा मातृभाषा में शुरू के दिनों में पढ़ेगा, वो उसका दिमाग जो उसी अंदाज में काम करता है, और फिर वो जो है ज्यादा चीजें ऑब्जर्व करता है, एब्जॉर्ब भी करता है। इसलिए बेहतर है कि ऐसी चीजों को किया जाए। और मैं आप लोगों को दावत दूंगा, एक तरह से कहूंगा भी कि आप लोग जिन लोगों ने कोशिश नहीं की, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो उर्दू सिखाते हैं, आप खुद से भी सीख सकते हैं, मुश्किल नहीं है। आजकल ऑनलाइन भी सिखाते हैं, और कई इदारे खुल गए हैं, उसकी किताबें आती है, बहुत ही सिंपल है। जिनको हिंदी आती है उनके लिए उर्दू बहुत आसान है, क्योंकि बहुत सारी कॉमन चीजें हमारी हैं। सिर्फ आपको जे और जे का फर्क मालूम करना है, जमीन और जमीन का फर्क मालूम करता है, गजल और गजल का, चूंकि उसमें भी बताया गया कि कैसे लिखना है, गजल लिखना है तो कैसे लिखना है, ज़ौक़ कैसे निकालेंगे, ये सब चीजें, इसका ज्ञान जो है वो जरूरी है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी शुरुआत आपने की, और इस कोशिश के लिए मैं एक बार आपको मुबारकबाद देता हूँ, और मुझे भी मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। इधर है कुर्सी है ना, ये अपनी जो मातृभाषा है वही उस देश की एक कोई भाषा को प्रमुख भाषा बनाती है, और वो उस प्रमुख भाषा विश्व में विश्व भाषा बनती है। आज अंग्रेजी कितनी उन्नत भाषा है, लेकिन अंग्रेजी में भी कई भाषाओं के शब्द हैं, लैटिन है, ग्रीक है, फ्रांसीसी है, पुर्तगाली है, इनके कई हजारों शब्द हैं, तो अंग्रेजी विश्व भाषा है। तो हमने देखा है कि भाषाओं को लेकर भी बहुत आंदोलन हुए हैं विदेशों में। कई हम पढ़ते रहते हैं कि जब वहां पर कोई दूसरे देश का शासक आ जाता है, अपना कब्जा कर लेता है और उस भाषा को मिटाना चाहता है, लेकिन उस देश के लोग उस भाषा को छुप छुप कर पढ़ते हैं, छोड़ते नहीं है, बनाए रखते हैं, और वो शासक जब उसको वहां से भगाया जाता है तो वापस अपनी भाषा और ज्यादा समृद्ध होती है। तो इसलिए मातृभाषाएं कभी लुप्त नहीं होना चाहिए और बढ़ते रहना चाहिए, और वो देश की भाषा को आगे वो ही बढ़ाती है। अब हमारे बीच डॉक्टर आनंद कुमार श्रीवास्तव जी हैं, संस्कृत के विद्वान हैं, और जैसा कि सभी जानते हैं कि विश्व में दो भाषाएं हैं, बहुत प्राचीन भाषाएं, संस्कृत और तमिल। इनको लेकर भी कई चर्चा होती है कि पहले संस्कृत प्राचीन है कि तमिल है, वो बात अलग है। लेकिन अगर उन्हीं को सबको बढ़ाती है भाषा, तो फारसी में भी संस्कृत के कई शब्द हैं। चलिए आइए सर, स्वागत। आदरणीय केशव जी, सुरेश शर्मा जी, और मेरे सामने बैठे हुए बंधु, मैं तो अनुग्रहीत हूं केशव जी का। वस्तुतः मैं बाहरी व्यक्ति हूं, प्रयागराज में, इलाहाबाद में रहता हूं। यहाँ बेटा रहता है तो मैं आता जाता रहता हूं, प्रायः 1 महीने 2 महीने के लिए आता हूं। सौभाग्य से मेरा संपर्क हुआ, और वे पिछली कई बार से हमें 2 शब्द कहने का अवसर दे देते हैं, तो मैं बड़ा कृतज्ञ हुआ। अभी हम सुन रहे थे सुरेश शर्मा जी को, उनकी चिंता का विषय है ये मातृभाषाएं लुप्त हो रही हैं, लोक गीतों के माध्यम से उनका संरक्षण करना चाहिए। और
भाषा पर संकट है, ये स्वीकार करना चाहिए। मैंने एक निबंध पढ़ा था, एक आर्टिकल, और उसमें था कि हर 15 दिन में 8-10 भाषाएं, बोलियां लुप्त हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं संसार से। जिस तरह का, एक तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ने कई भाषाएं लुप्त की, आप जानते हैं। जब वो रांगे का टाइप आता था, उसमें जो नहीं बन पाया ढल करके, तो कुछ शब्द गायब हो गए। उसके बाद अब ये डिजिटल एज है, और अभी हमने चित्रात्मक भाषा से प्रारंभ किया था, और फिर धीरे धीरे हम वहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि एक चित्र 1000 शब्द के बराबर होता है, ऐसा कहते हैं। तो आजकल आप देखते हैं कि हम मोबाइल में, व्हाट्सएप वगैरह पे एक चित्र लगा देते हैं, और फिर 1-2 वाक्य लिखना ही पर्याप्त होता है। पहले लंबे पत्र लिखे जाते थे, पत्र लिखना लोग भूल गए। तो आदि भाषाएं, बोलियां प्रायः मर रही हैं, ये स्वीकार करना चाहिए। मैं संस्कृत का व्यक्ति हूं, और संस्कृत पर कुछ कहूं इसके पहले ऐसे ही मातृभाषा को लेके 1-2 बात कर लेते हैं। हमारे यहां 3 शब्द चलते हैं, जैसे एक मातृभूमि, मातृभाषा, मातृ संस्कृति। मातृभूमि की बात तो अथर्ववेद में आई, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। ऋषि ने कहा कि भूमि हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। तो वहां से बड़ी प्रारंभ अवस्था से आ रही है। और मनोज श्रीवास्तव जी एक IAS हैं, रिटायर्ड, भोपाल, उनकी पुस्तक है, मुझे नाम नहीं पता। उन्होंने कहा केवल हम नहीं, भारतवर्ष नहीं, दुनिया में 36 देश ऐसे हैं जो अपनी भूमि को माता मानते हैं, और प्रमाण के साथ दिया है। प्राय मैं नहीं जानता था, मुझे लगता था कि केवल यही धरा, यही पृथ्वी माता मानी जाती है, लेकिन 36 देशों का नाम दिया है उन्होंने, और प्रमाण दिया है कि वो कैसे उसे माता स्वीकार करते हैं। हमारे एक मित्र ऐसे ही परिहास में कहते हैं कि ये मातृभाषा कहते हैं, इसे पितृभाषा क्यों नहीं कहते? जो बात माता बोलती है, जिस लहजे में, जिस बोली में, जिस भाषा में, उसी बोली लहजे में पिता भी तो बात करता है। ये पितृभाषा क्यों नहीं कहती? पितृभूमि क्यों नहीं चलता? पितृ संस्कृति क्यों नहीं चलता? सब मातृ के ऊपर चलता है। तो ये समझ में आता है कि कभी मातृ सत्तात्मक समाज रहा। जब कबीलाई संस्कृति थी, याद करें प्रारंभिक काल, मनुष्य का उदय हुआ होगा, और कबीलाई संस्कृति थी तो पिता निकल जाता था आखेट करने, शिकार करने के लिए। घर में माता है, या कई बार दोनों निकल जाते थे शिकार करने के लिए। और फिर ये पशुचारण की व्यवस्था थी, पशुओं को चराना, यही काम था केवल। कुछ दिन के बाद, जब कुछ वर्षों के बाद, सैकड़ों वर्ष लगे होंगे, जब खेतीहर बने, पशुचारण से, पशुपालन से हम खेती की व्यवस्था पर आए, जब हमने तय कर लिया कि इतना भूभाग हमारा है, इतना इनका है, तब बसाहत हुई, तब हम लोगों ने वहां पर बस्ती बनाई। खेत चूंकि तय हो गया था, तो अब हमें रहना था उसी के इर्द गिर्द। तो वहां भी क्या हुआ कि पिता तो निकल गया, माता के जिम्मे आ गया कि वो बच्चों की और बूढ़े की, जो उस परिवार में है, उनकी सेवा करेगी, उनका ध्यान रखेगी। तो माता केंद्र में आ गई, पिता तो बाहर का। और वैसे भी मां जो है नेचुरल फैमिली का हिस्सा है, पिता नेचुरल फैमिली का हिस्सा नहीं है। अपने देश में माता को तो वैसे भी इतना कह दिया गया, और जगहों पे कहा गया। माता वो है जो अंगुली उठाकर कह देती है बेटे से कि वो तुम्हारा पिता है, समाज मान लेता है। उस बेटे का पिता वो है, वो व्यक्ति, ये केवल मां जानती है, कोई और नहीं जानता, उसके लिए कोई और प्रमाण ही नहीं है। और वेद में ऐसी कथा भी आती है कि एक से पूछा, नाम लिखाने गई माता, तो अध्यापक ने पूछा कि इसके पिता का नाम क्या है? तो बहुत ईमानदारी से मां बोलती है कि मैं नहीं जानती।
मैं तो अनेक घरों में काम करती थी, इतने पुरुषों के साथ संपर्क हो गया कि इसका पिता कौन है मैं सही रूप में बता ही नहीं सकती। तो केवल मां प्रमाण है। और मातृसत्तात्मक आज भी चल रहा है। हम केरला इत्यादि की ओर जाते हैं 7 स्टेट्स में, तो वहां पर मातृसत्तात्मक समाज है, प्रायः पूरी तौर पर नहीं भी। तो इसीलिए क्या हुआ कि हमने कहीं से भी प्रारंभ किया, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, तब अतिथि देवो भव, सब माता पहले आ रही है, क्योंकि माता केंद्र में है, सेंटर में है। माता से पहले वो ठीक है, मातृभाषा इसलिए भी है कि माता के गर्भ में 9 महीने बालक रहा है, तो उसने सीखा है वहां से, या बाहर निकला है तो सबसे पहले मां के दर्शन हुए हैं, और मां से सांकेतिक भाषा उसने सीखी, उसके बाद दुलार की भाषा सीखी होगी, उसके बाद शब्द और बड़े होंगे उसके बाद। तो ये मातृभाषा इसलिए कहलाती है। नहीं तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि कुछ जगहों को छोड़ दे जहां इंटरकास्ट मैरिज है, तो मां जो भाषा बोल रही वही पिता भी बोल रहा है, लेकिन वो पितृभाषा नहीं कहलाती, मातृभाषा कहलाती है। तो इस तरह से जुड़ जाता है। और मातृभाषा को लेकर के कुछ देश, हम तो उतने जागरूक नहीं। आप जर्मन जब 1815 में स्वतंत्र हुआ तो जर्मन ने कहा कि आप 1 साल के अंदर मातृभाषा सीख लें, जर्मन भाषा, नहीं तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। रशा भी जब स्वतंत्र हुआ 1917 में, उसने कहा कि रशियन सीखिए। इजराइल को आप जानते ही हैं, यहूदी, न वो उनके पास न वो राजभाषा थी, न बोली थी, न साहित्य की भाषा थी, न विज्ञान की भाषा थी, लेकिन एक आदमी बोलता था, ऐसे कहते थे। और उनका इतना स्वाभिमान था कि एक दिन वो हिब्रू भाषा को लेकर के आते हैं और पूरे देश में हिब्रू उनकी भाषा जीवित हो जाती है। तो भाषा के साथ, जैसा कि शर्मा जी कह रहे थे, आदरणीय केशव जी कह रहे थे, भाषा केवल हमारे विचारों की या भावनाओं की वाहिका नहीं है, केवल के अंदर जो कुछ है उसे वो बाहर ले जाती है आप तक, केवल इतना नहीं करती। भाषा के साथ संस्कृति भी जाती है, कल्चर भी जाता है। अंग्रेजी भाषा, उसके साथ अंग्रेजी कल्चर इस देश में आया। हमारी भाषा जब तक संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति दूसरी तरह की थी। मैं संस्कृत की बात कर लूं, अधिक बोलूंगा तो केशव राय जी नाराज हो जाएंगे। संस्कृत अभी कहाँ गया? हाँ, आप बता रहे थे उर्दू कैसे भाषा बनी। हम इलाहाबाद में रहते हैं, हिंदुस्तानी एकेडमी है और हम उससे जुड़े हुए हैं, जहाँ हिंदी और उर्दू की बात की जाती है, पत्रिका निकलती है, हमारे भी आर्टिकल उसमें छपे हैं कई बार। जब हम संस्कृत की बात करते हैं, हालांकि ये आस्था से ज्यादा जुड़ा है, ऐसा आप कह सकते हैं, श्रद्धा से ज्यादा जुड़ा हुआ है। जब हम संस्कृत की बात करते हैं कि संस्कृत का उदय कब हुआ, कब आई होगी संस्कृत भाषा, तो एक सिद्धांत है कि सृष्टि के साथ आई। जब ये संसार बना तब वो उसके साथ भाषा आ गई, उसके साथ ऋग्वेद आ गई, उसके साथ ये सब 4 वेद आ गए, उसके बाद आगे लिखा जाता रहा, उसके साथ आया। ऐसा एक सिद्धांत है। हालांकि ये आस्था का सिद्धांत, श्रद्धा का सिद्धांत ज्यादा लगता है, क्योंकि मनुष्य पैदा होते तो नहीं बोलने लगा। भाषा के तमाम सिद्धांत हैं कि कैसे बोला गया हुआ है। लेकिन एक बात जरूर है जो हमने पिछली बार भी बहुत जल्दी में कही थी, वो ये है कि जो भी आरंभिक भाषा थी संस्कृत की, वो संगीतात्मक थी, लोग गा करके बोलते थे। और इसीलिए अपने यहां व्याकरण लिखा गया तो वो भी छंद में लिखा गया, ज्योतिष लिखा गया, एस्ट्रोलॉजी उसका ग्रंथ तो वो भी छंद में लिखा गया। कोई भी शास्त्र उठा करके देख लें, कोई भी दर्शन शास्त्र उठा के देख लें, कोई भी कला उठा के देख लें, कोई भी विज्ञान का ग्रंथ उठा करके देख लें, आयुर्वेद उठा करके देख लें, चरक और सुश्रुत संगीता आपको छंदोबद्ध मिलेगी। इसलिए पहले पद्य आया, बाद में गद्य आया। बाद में गद्य आया। और हमारे यहाँ तो एक कहावत ही चल निकली कि गद्यम कवि नाम निकषम वदंती। गद्य कवियों की कसौटी है। गद्य लिख करके कोई कवि, कोई लेखक प्रसिद्धि पाले
उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि कविता तो आपको रट जाएगी, एक लय एक छंद उसमें आ गई। तो ये वैदिक लिटरेचर निश्चित रूप से बाद में जन्म हुआ होगा, तो आस्था और श्रद्धा के कारण ऐसा हम कहते हैं, और उसके भी लोग अपने प्रमाण देते हैं। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल हवा में है, मैं उसकी चर्चा यहां नहीं कर सकता। वैदिक लैंग्वेज चलती है, वैदिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर, और कई वर्षों तक बहुत लंबा चौड़ा साहित्य है। 10,000 से ज्यादा मंत्र केवल ऋग्वेद में है, यजुर्वेद में, फिर अथर्ववेद में, सामवेद में। थोड़े से मंत्र नए हैं, बाकी ऋग्वेद के ही मंत्र आ गए सामवेद में। और सामन माने ही गायन होता है, क्योंकि गा करके देवताओं को संतुष्ट करना यह सरल था। देवता भी प्रसन्न होते थे, गायन से कौन प्रसन्न नहीं होगा। आपका गायन हुआ पिछली बार, हम सब लोग प्रसन्न हो गए, नहीं तो गद्य बोलते बोलते तो लोग बोर भी हो जाते हैं भाषण सुनते सुनते। इसके बाद कर्मकांड, फिर उपनिषद, जहां ज्ञान कांड इत्यादि चला, फिर भाषा में एक मोड़ आता है, बहुत बड़ा मोड़, और वैदिक लिटरेचर, वैदिक वाङ्मय पीछे छूट जाता है। अब आता है क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर, शास्त्रीय भाषा, और जहां वाल्मीकि रामायण लेकर आते हैं, व्यास महाभारत लेकर के आते हैं, ये चलती रहती है ये भाषा। कालिदास आते हैं, इतने सुंदर नाटक लिखते हैं, वैसा नाटक हम आज तक नहीं लिख पाए। अभिज्ञान शाकुंतल जैसा नाटक 2000 वर्ष बीत गए, उसकी जो भाषा है, उसका जो शिल्प है, हम नहीं कह पाए, वैसा नाटक नहीं लिख पाए संस्कृत में। इतना अच्छा नाटक जिसका इंग्लिश में सर विलियम जोन्स ने अनुवाद किया, कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस, और वो इंग्लिश अनुवाद पहुंचा जर्मन, और जर्मन में बड़ा कवि है गेटे, जब जर्मन में उसका ट्रांसलेशन हुआ, और जैसे जैसे हम ट्रांसलेशन करते हैं भाषा जो है कमजोर होती चली जाती है, भावनाएं उतनी नहीं पहुंच पाती, डाइल्यूट थोड़ी सी हो जाती है। जर्मन का बड़ा कवि गेटे जब उस अभिज्ञान शाकुंतल को जर्मन भाषा में पढ़ता है, तो कहते हैं कि अपने पूरे कमरे में चिल्लाता रहा, घूमता रहा। कोई मुझसे पूछे कि स्वर्ग क्या है, तो मैं कहूंगा अभिज्ञान शाकुंतल। कोई मुझसे पूछे कि सबसे सुंदर वस्तु क्या है, तो मैं कहूंगा अभिज्ञान शाकुंतल। माने अभिज्ञान शाकुंतल के अलावा और कुछ है नहीं। घंटों बहुत बड़ा कवि है, लेकिन उसे इस देश की माटी में लिखा गया साहित्य इतना पसंद आया, इतना पसंद आया। अब ये चलती रहती, भाषा बड़ी सरल है। अगर आप रामायण उठा के देखें, महाभारत उठा करके देखें, गीता उठा के, गीता तो महाभारत का ही अंश है, और उसके बाद पुराण उठा करके देखें, वहां भाषा बड़ी सरल है, भाषा में एक प्रवाह है, भाषा पानी की तरफ बह रही है, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन फिर 6ठी शताब्दी संस्कृत भाषा फिर करवट लेती है, और अब भाषा कठोर हो जाती है। जैसे जैसे हम बड़े होंगे ना, शिशु जो है, बच्चा बड़ा सरल बोलता है, उसके किसी व्याख्या की जरूरत नहीं पड़ती कि हम एक्सप्लेनेशन दें उसका, उसके कहेगा हम समझ लेते हैं। गलत कहेगा, उल्टा सीधा गलत उच्चारण करेगा, समझ में आ जाता है, क्योंकि अंदर से निकल रही है। लेकिन जैसे जैसे प्रौढ़ होता है, वो चालाक होता चला जाता है, तो भाषा बदलेगी, उसकी चालाकी की भाषा बंधन, उसके चालाकी भी आ गई, तो भाषा का बदलना स्वाभाविक है। तो भाषा कठिन हो जाती है, इसलिए कि इसने दर्शन शास्त्र पैदा हो गए थे इस देश में, इतनी अब राजनीति, 16 गणराज्य, राजनीति बहुत ही मजबूत हो गई थी, हर क्षेत्र में कुछ हो गया था। तो जो कवि लोग थे, जो साहित्यकार और रचना धर्मी थे, इन्होंने भाषा बदल दी, भाषा में कठिनता आ गई। अब वो जो सरलता कालिदास में थी ना, कि आप पढ़े और समझ में आ जाए, वो नहीं दिखाई देती। ये संस्कृत में जी, संस्कृत, दूसरी भाषाओं में नहीं, हिंदी वगैरह में नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि तमाम साहित्यकार रचना धर्मी आप सब लोग बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ पाक होता है, पाक। कालिदास की कविता द्राक्षा पाक है। द्राक्षा माने अंगूर। बाजार से हम अंगूर ले आते हैं तो कुछ नहीं करना होता, मुख में रखा और रस मिलने लगता है। कालिदास की भाषा ऐसी है, बस आपने अभिज्ञान शाकुंतल, रघुवंश, मेघदूत उठाया कि उसका रस मिलने लगता है। लेकिन 6वीं शताब्दी में क्या हुए कि कविता हो गई नारिकेल पाक, नारिकेल, नारियल,
नारियल जब हम बाजार से ले आते हैं ना तो मुंह में नहीं रख सकते, उसको उसका आवरण है एक बड़ा कठोर, उसे तोड़ना पड़ता है। और तोड़ने का एक बड़ा रिस्क है। रिस्क ये है कि हम तोड़ रहे हैं, कहीं उसके अंदर का जो रस है वो बिखर न जाए। बड़ी सावधानी से तोड़ना पड़ता है, वो हाथ लगे। तो 6वीं 7वीं शताब्दी में संस्कृत भाषा फिर बदलती है और कठोर हो जाती है, क्योंकि हम दर्शन की बात कविता में कर रहे हैं, दर्शन शास्त्र इत्यादि इत्यादि बातें हम यहाँ का राजनीति की बात हम कर रहे हैं कविता में, और फिर चलता रहता है। 11वीं 12वीं शताब्दी में एक बार फिर कविता करवट लेती है, काव्य लेखन। वहां भाषा कठिन तो चली आ रही थी, लेकिन कठिनतर हो जाती है। कवि इतना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वो राज दरबार में भी पहुंचा है, हालांकि कालिदास भी पहुंचे हैं, लेकिन वो भाषा का उदय काल है ना, तो वहां कठिनता नहीं मिलेगी। मैच्योर हो गई है भाषा। और अब 18वीं शताब्दी तक ऐसे ही चलता रहा। आज जितना लिखा जा रहा है संस्कृत में, इतना मैं कह सकता हूं इतना विपुल साहित्य है, वेद से लेकर के इतना ज्यादा लिखा गया है कि एक जन्म में तो पढ़ा ही नहीं जा सकता। आज लिखा जा रहा है हर क्षेत्र में। संस्कृत की पत्रकारिता आप उठाएंगे, तमाम पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं। एक संस्कृत के पत्रिका निकलती है साप्ताहिक, हम उसका संपादन करते हैं, हम और हमारी पत्नी की बेटी डॉक्टर उर्मिला श्रीवास्तव, वो भी संस्कृत से हैं। हम साप्ताहिक पत्र निकालते हैं, समाचार पत्र, रिसर्च जर्नल्स हम एक निकालते ही हैं, वांग्मयम। तो बहुत कुछ लिखा जा रहा है, महाकाव्य लिखे जा रहे हैं, खंड काव्य लिखे जा रहे हैं, और विषय हमने बदल दिए हैं। अब विषय वही नहीं चले आ रहे हैं जो पहले के थे। हमने समाज से विषय उठाए हैं, और विषय बदलता है ना तो छंद बदलेगा, शिल्प बदलेगा। जैसा विषय होगा उसके अनुरूप अगर हम छंद लेकर के नहीं आएंगे, हम वैसी भाषा लेकर के नहीं आएंगे तो नहीं चलेगा। तो हम हाइकू में लिखने लगे संस्कृत में, तो बहुत लिखा जा रहा है। और ये जरूर है कि पाठक वर्ग नहीं है, लेकिन आज भी इस देश में लाखों लोग संस्कृत धारा प्रवाह बोलते हैं, लाखों की संख्या है, 2 4 6 10 नहीं। हम संस्कृत बोलना सिखाते हैं। मैंने जयपुर में एक वर्ग लगाया, वाराणसी में था, एक पूरी संस्था है, दिल्ली में 20-22 दिन हमने सिखाया, और हमारी गारंटी होती है 10 दिन आवासीय वर्ग होता है, वहां आप रहते हैं, 11वें दिन आपके मुख से संस्कृत निकलेगी। क्योंकि कोई भी भाषा न कठिन होती है न सरल होती है, ये बड़ा सीधी सी बात है। हमारे लिए अंग्रेजी कठिन है इसलिए कि अंग्रेजी हम कम सुनते हैं, लेकिन अंग्रेजों के लिए हिंदी कठिन है इसलिए कि हिंदी उन्हें कम सुनाई देता है। भाषा का संबंध तो सीधे श्रवण से है। तो भाषा कठिन अपने आप में नहीं होता, जिस भाषा के शब्द हमारे कान में ज्यादा पड़ते हैं वो भाषा हमें सरल लगती है, और जिसके शब्द हमारे कान में कम पड़ते हैं वो हमें कठिन। ये तो भाषा में क्या कठिनाई है, वही ध्वनियां है ना। हमारे मुख में जितने उच्चारण अवयव हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ, यही तो अंग्रेजों के भी है और वही इजरायली के भी है। उनके ऐसा नहीं कि 5 की जगह 6 हो गए, वही नासिका उनके भी है और हमारे भी है। तो ध्वनियां वही निकल रही हैं, थोड़े बहुत हेरफेर के साथ। तो हमारे लिए आज संस्कृत भाषा, इसीलिए कई लोग कहते हैं कि डेड लैंग्वेज है, मृत भाषा है, फिर भी पर्याप्त लिखा जाता है। मैं समझता हूं कि इतना ही बोलना पर्याप्त है। धन्यवाद। जैसे कि सर ने कहा, भाषाओं के भाषाएं यात्रा करती हैं, उनके शब्द भी यात्रा करते हैं। और जैसे कि आज की नई पीढ़ी है, भाषा का जो रूप है और उसका शब्दों का नया नया क्रिएट करते, मतलब नए शब्द लाते हैं, और वो शब्द भी चलन में आ जाते हैं, लोकप्रिय हो जाते हैं। जैसे कि हिंदी में, उर्दू में भी। अब जैसे कि उर्दू साहित्य में जो गजल की विधा है वही लोकप्रिय हुई है। बाकी अपने हिंदी में तो कहानी है, कविता है, और भी कई विधाएं, निबंध वगैरह सभी। तो अब क्या रमेश जी आप कुछ कहना चाहेंगे? जी
तो कुछ गजल सुन लेते सुनना हैं चाहूंगा। जी। आपका पाठ गजल की बात कर रहे हैं। रंजना पराशर शायर और कवित्री। समय आप कितना, 5 मिनट 7 मिनट कितना, 10 मिनट बताइए। 10 मिनट तो 2 गजलें हैं ना। 2 ठीक है, लेकिन 10 मिनट ये आइए बैठिए यहाँ बैठिए। दूसरा तब तक हाँ, बेटी। इनका ट्रैक लगेगा, दूसरे को तब करा दो ना। ट्रैक टाइम लगेगा। हाँ, टाइम लगेगा। आप वहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार दयानंद तिवारी जी, यही सर आपका स्वागत। आप भी हिंदी की बहुत सेवा कर रहे हैं। वेद प्रताप वेदिक जी के साथ भी रहे, वरिष्ठ पत्रकार हैं नवभारत टाइम्स में। बैठ जाइए सर। वो नहीं अगर जयेश नहीं, देखो जयेश जी। सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि आज दशकों बाद सुरेश भाई साहब से मुलाकात हुई। और दूसरी खुशी है कि पहली बार केशव सृष्टि में आने का अवसर मिला। आपका नवभारत में एक स्तंभ है साहित्य का सार। हाँ, मेरा एक स्तंभ है जो खूब लोकप्रिय हो, हाँ काफी लोकप्रिय इसलिए और हमें भी लोकप्रिय कर दिया है इन्होंने पिछले सप्ताह हमारा इंटरव्यू। नहीं, उसको मैं बता दूं, पहले बाद में बताता, अब इन्होंने छेड़ दिया तो पहले बताऊं। जो भी लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, चाहे वो हिंदी भाषा के हो या मराठी भाषा के हो, उनकी पुस्तकें एकाध आई हैं या नहीं अभी आई हैं, अगर वो लिख रहे हैं तो उनके लिए नवभारत ने हमें एक मंच दिया है। मैं एक्चुअली प्राध्यापक हूँ, मैं वहाँ सर्विस नहीं करता, लेकिन रविवारी संस्करण में मेरा एक कॉलम है साहित्य सारथी। तो जो साहित्य को लेकर कहीं भी किसी भी तरह से साहित्य को आगे बढ़ा रहा है तो उसे बढ़ाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। और आप लोग मेरा नंबर लीजिएगा, और उसमें कोई ऐसी कठिनाई नहीं है कि बहुत कुछ लिखे हैं तो ही। आनंद जी का सर जो एक सप्ताह नवोदित जो लिख रहे हैं वो कोई भी अपना नाम और बायोडाटा देगा, बाकी चीजें तो हम बात कर ही लेंगे जी। तो जाते समय मैं अब सभी को नंबर अपना दूंगा। जहाँ तक भाषाओं का सवाल है, चूंकि मैं शिक्षक हूँ, प्राध्यापक हूँ, तो मैं गोल गोल नहीं करूँगा, मैं उतनी ही बात करूँगा जो विषय है। और विषय बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें कर देने से, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड को लाकर मुंबई में बसा देने से हमारी मातृभाषा का कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा है, बहुत अच्छा एक वाक्य है कि माताएं और भाषाएं अपने पुत्रों से ही सम्मान पाती हैं। बहुत। अगर माता को सम्मान चाहिए तो उसका बेटा देगा, और भाषा को सम्मान चाहिए तो वह भी उसे जानने वाला उसका बेटा ही देगा। जैसा कि सुरेश भाई साहब ने बहुत अच्छी भूमिका ली कि हमारे देश में ही कई हजार भाषाएं मृत्यु शैया पर लौट कर रो रही हैं। मैं देख रहा हूं आजकल
भोजपुरी का एक बड़ा संसार है, लेकिन भोजपुरी में जो विभत्स काम हो रहा है उससे मातृभाषा का कितना लाभ होगा ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन सच में भोजपुरी को अगर जिंदा रखना है, कविता ही क्यों केशव जी, अगर 10 गबन कफन जैसी कहानियां आ जाएं तो कौन मारेगा उस भाषा को? 10 अच्छे नाटक आ जाएं, कौन मारेगा? किसकी हिम्मत है उस भाषा को मारने की? हिंदी को मारे कोई? जब तक प्रेमचंद का साहित्य जीवित है, प्रसाद पंत, निराला, महादेवी वर्मा है, अरे ऑक्सफोर्ड और शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ अपने यहाँ होंगे। हमसे अच्छा साहित्य का मतलब होता क्या है कि भाई आपके भीतर एक संस्कृति आए, एक संस्कार आए, एक ताकत आए, एक शक्ति आए, आपका व्यक्तित्व एक ऐसा व्यक्तित्व बने कि आप आगे बढ़ सके। और मातृभाषा का जहां तक सवाल है, मुझे तो भाषा पर अगर बोलना हो तो मैं 2-3 दिन लगातार बोलूंगा और कभी गैप भी नहीं लूंगा। मेरे 200 आर्टिकल हैं भाषाओं पर और सब आर्टिकल एक जैसे ही है, बस यहाँ से वहां से वहां घुमा दीजिए। 341 से शुरू होगा, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन विल बी हिंदी, 351 में जाके खत्म होगा, 200 पेज दिए हो जाएगा भारतीय संविधान। तो जहां तक मातृभाषा का सवाल है, सबसे पहले तो हमें ये तय करना चाहिए कि हमारे यहाँ हम इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, एक राष्ट्रभाषा तो बना ही नहीं पाए। हम राजभाषा की बात करें, संपर्क भाषा की बात करें, राष्ट्रभाषा की बात करें, अगर आजादी की लड़ाई में सब लोग हिंदी का बहुत विरोध करते हैं, बड़ा बड़ा झगड़ा होता है, संविधान में तो होता ही है, संसद में तो पक्का होता है। लेकिन अगर सच आप देखिए, जब 1950 के आसपास बंगला भाषा मरने लगी, उर्दू का ही पूरा सब संसार हो गया, तब ढाका यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने, वहां के प्राध्यापकों ने ये देखा कि बाप रे बाप, ये तो बड़ा गड़बड़ होने जा रहा है। तब उन्होंने यूनेस्को को आगे लाया और यूनेस्को ने जो बात कही है, अगर उनकी जो सांस्कृतिक समिति है वह कहती है कि मातृभाषा बचाओ, तो कितनी बड़ी बात है। आज सिर्फ एशिया में 7117 ऐसी भाषाएं हैं जो लगभग मरने जा रही हैं, समाप्त होने जा रही हैं। कुछ लोग मरे भी थे ना उस बचाओ आंदोलन। हाँ, उससे काफी बड़ा आंदोलन हुआ। जब बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, बहुत लोग गोलियां खाए, मरे, और उसके बाद तब वो समस्या यूनेस्को में पहुंची और तब जाकर उन्होंने कहा कि भाई मातृभाषा बचाना जरूरी है। और 21 फरवरी ठीक वही काम है जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है हमारे हेल्थ के लिए, वैसे हमारी सभ्यता, संस्कृत, भाषा को बचाने के लिए यूनेस्को काम करता है। तो यूनेस्को ने यह बात रखी, मेरे ख्याल से 21 फरवरी 1921 को, कि कितना दिन संघर्ष के बाद कि भाषा को बचाए रखने के लिए विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाना चाहिए। सौभाग्यवश परसों मैं विश्व मेला में था, दिल्ली में, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि टी शर्ट, पैंट और महंगे मोबाइल वाले विद्यार्थी भी अब भाषा के काउंटरों पर जाने लगे। मैंने देखा हिंदी के स्टाइल पर, उर्दू के स्टाइल पर, अन्य जो भाषाएं थी उनके स्टाइल पर खूब नई पीढ़ी के लोग थे, बल्कि अंग्रेजी पर कम लोग थे।
इस तरह कहीं ना कहीं मातृभाषा को बचाना जरूरी है। और हमारी जो अभी नई शिक्षा नीति आ रही है, आपको बताएं कि वह पूरी तरह से मातृभाषा ओरिएंटेड है। अब वैसे देखें तो जैसे आपने कहा कि 10-10 कोस पर भाषा और पानी बदलने लगता है, तो इतना बनाएंगे तो किताबें कई लाख बनेगी और पाठ कई होंगे और बड़ा मुश्किल हो जाएगा चलाना। लेकिन कम से कम हमारी जो संविधान में 22 भाषाएं हैं, उन पर तो ध्यान दिया जा सकता है। वो भी किसी न किसी की तो मातृभाषा है। मातृभाषा का मतलब ये नहीं होता कि हिंदी है, अंग्रेजी है या मराठी है। तो जो जहाँ बोलता है, जो माँ की भाषा है, मातृभाषा को महत्व इसीलिए दिया जाता है कि बच्चा माँ से करीब होता है। माँ पहली शिक्षक है, सबसे ज्यादा वही सिखाती है। और अगर उसी भाषा में विद्यार्थी को सीखने को मिल जाए तो वह ज्यादा सीखेगा, ज्यादा अच्छा करेगा। पिछले दिनों 3-4 साल पहले की बात है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक सर्वे किया था कि आईएएस में लड़की टॉपर थी, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन में लड़की टॉपर थी, आईसीएसई बोर्ड में लड़की टॉपर थी, सीबीएसई 10th और 12th में दोनों में लड़कियां टॉपर थी, नीट और जेई में लड़कियां टॉपर थी, सीटी में लड़कियां टॉपर थी। तो एक सवाल आया कि क्या बात है, लड़कियां ही क्यों टॉप कर रही हैं? तो बड़ा अच्छा सर्वे आया था कि बेटियां अपनी माओं के संस्कार से जुड़ी रहती हैं और उसके नाते वह कहीं न कहीं उनकी जो डिसिप्लिन में रहती हैं, और यह होने के कारण वह आगे है। एक संस्कृति है, कल्चर है, माँ के साथ से जुड़ी है। तो अगर उसी तरह हम अपनी मातृभाषा को अपना लें और मातृभाषा में काम करें। भाई देखिए, कागज वाली डिग्री से नौकरी मिलेगी, आप उसको अंग्रेजी में पढ़िए, कौन मना कर रहा है? लेकिन सास ये चाहती है कि बहू मेरे साथ रहे, और बहू का भला भी वही है कि वो सास के साथ में रहे, क्योंकि उसको जो बहुत सारे हफ्ते की छुट्टी मिल जाए तो उसमें उसके बच्चे की परवरिश नहीं होने वाली है और उसकी बाई भी नहीं करने वाली है। तो मातृभाषा की ये भूमिका है। मैं आपको एक मातृभाषा को समझाते समझाते एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ। वो ये है कि 3 दोस्त थे, शिक्षा, संपत्ति और भरोसा। तीनों में इतनी अच्छी दोस्ती थी कि उन लोगों ने शपथ किया था कि कभी हम अलग नहीं होंगे। तो शिक्षा ने एक समय ऐसा आया कि सबको अलग होना पड़ा। कहानी लंबी छोटी बता रहा, सबको अलग होना पड़ा। तो लोगों ने पूछा, शिक्षा से तुम कहाँ जाओगे? तो शिक्षा ने कहा कि मैं तो स्कूल, कॉलेज, मदरसा में सब जगह जाऊंगी जो बड़े बड़े हैं। संपत्ति से लोगों ने पूछा, तुम कहाँ जाओगे? तो संपत्ति ने कहा, मैं बड़े बड़े माल में जाऊंगी, मैं बैंकर्स के पास जाऊंगी। लेकिन लोगों ने भरोसा से पूछा, तुम कहाँ जाओगे? तो भरोसा ने बहुत देर तक नहीं बोला। जब लोगों ने मजबूर किया तो भरोसा ने क्या बोला, मैं भरोसा हूं, चला गया तो वापस नहीं आता। यही हमारी मातृभाषा है। और मातृभाषा बहुत अच्छा आपका प्रयत्न है। अगर इस आंदोलन को आप आगे ले जाना चाहते हैं, ले जाना भी चाहिए, क्योंकि जब मातृभाषाएं बचेंगी तो हमारी भारतीय संस्कृति बचेगी। अगर
10 अच्छी कहानियां, 10 अच्छी कविताएं और 2-3 नाटक एक भाषा में हो जाए शर्मा जी, तो मुझे लगता है कि उस भाषा को बचाया जा सकता है। क्योंकि ये समय ऐसा नहीं है, आपको मातृभाषा में इंसाइक्लोपीडिया बनाना बिल्कुल असंभव है, डिक्शनरी बनाना संभव नहीं है, और टाइप करने का जो यूनिकोड आ गया है तो मार डालेगा आपकी भाषाओं को। आज भी आपको अच्छा लगता है अंग्रेजी में टाइप करना, हिंदी में टाइप करना आपको आता नहीं है, अगर आता भी है तो काफी ध्रुव है। अंग्रेजी के माध्यम से बढ़िया वो हो रहा है। तो इसलिए मातृभाषा को, अपनी माँ को, अपनी माँ की संस्कृति को, भारत की संस्कृति को अगर बचाए रखना है तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि कुछ अच्छी साहित्य की रचना हो जाए तो भाषा बची रहेगी। और लोगों के भीतर एक बात और आ जाए कि अपने घरों में आजकल गुड्डू बबलू तो कम हो गया, पहले सबका नाम गुड्डुआ होता था। एक को बुलाओ गुड्डू तो 10 आते थे, कुत्ता भी 1-2 आता था। अब तो ठीक है, अलग हो गया लोगों का नाम, शॉर्टकट में लोग बोलने लगे। तो हमारी एक अलग संस्कृति है और भारत विश्व गुरु संस्कृतियों के नाते ही बना था, और आज भी सनातन धर्म जैसी हमारे यहाँ संस्कृति है। और हम जब विदेश में जाते हैं तो मातृभूमि का एक है, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई, अनेकता में एकता इस देश का नाम है। उसका कारण हमारी मातृभाषा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे बीच एशिया का सबसे पुराना अखबार 202 वर्ष पहले मुंबई समाचार के संपादक नीलेश महेंद्र दवे साहब। सर आपको जल्दी है 5-10 मिनट 15 मिनट? ठीक है, चलेगा। गजल सुना देते हैं आपको साथ है, आधा घंटा पौना घंटा तो एक कहानी और गजल सुनाते हैं। यहाँ बैठेंगे आपके इधर आ जाइए, आइए रंजना आइए यहाँ। क्या करना है? यहाँ पे आपको जैसा उचित बहुत पुराना जैसा ये तो है ही नहीं था। बहुत मोमेंट है इसका। राधा किशन हेलो हेलो, चलिए एक और बार। हेलो हेलो, मैं लड़ता हेलो हेलो, चेक चेक, और थोड़ा सा आइए। हेलो, और वॉश कर दो, वॉश कर दो। हेलो हेलो, वॉश नहीं होता। ये वाला